दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की 8वीं क्लास के अंदर एक अभय नाम का लड़का पढ़ा करता है। अभय आज जैसे ही क्लास में बैठा हुआ था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखाई देती है और ये घबराहट उन्हीं की मैडम जो कि मैथ की टीचर हैं, जिसका नाम सुमन होता है, वह इस घबराहट को भांप लेती हैं। अब इसके बाद वह अभय से किताब निकालने के लिए कहती हैं, लेकिन किताब निकालने में भी जो अभय होता है वह संकोच कर रहा था। और उसके बाद जो मैडम होती हैं एकदम से उसके पास पहुंच जाती हैं और उससे पूछने लगती है, बेटा क्या बात है, तुम थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर अभय कुछ इस तरह से झूठ बोलता है कि जिस झूठ को मैडम पकड़ लेती है और उसके बाद कहने लगती है कि बात बताओ, बात क्या है। तो अभय एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन मैडम को कुछ नहीं बता पाता है। इसके बाद जो मैडम होती है सुमन, वह एकदम से उसका बैग चेक करती है और बैग के अंदर से जो चीज निकलती है उसे देखने के बाद जो मैडम होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब को भी बुलाया जाता है और पुलिस को भी बुलाया जाता है। क्या था ऐसा अभय के बैग में जिसे देखकर वह मैडम पूरी तरह से घबरा गई थी और पुलिस और प्रिंसिपल साहब को यहाँ पर बुला लेती है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले अभय की। अभय के माता पिता अच्छे से नौकरी किया करते हैं और अच्छे से स्कूल में उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। अभय की क्लास में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रवि होता है और रवि के माता पिता भी अच्छी तरह से उसे रख रहे हैं। रवि की माँ हाउसवाइफ है और रवि के पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र होते हैं और तभी एकदम अचानक से जो रवि होता है उसके पिता एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर अब घर के अंदर केवल उसकी माँ रह गई थी, जिसके पास रुपए पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं था। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक तो जमा पूंजी पर काम चलता है, लेकिन जैसे ही रवि की पिता की मौत को लगभग 6 महीने बीतते हैं तो उसके बाद घर में पैसों रुपयों की तंगी आ जाती है। और उसके बाद वहां पर जो रवि होता है उसे भी ये बात महसूस हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ पैसों के लिए इधर उधर काम करने के लिए जाया करती, लेकिन फिर भी घर के खर्चों की पूर्ति नहीं हुआ करती है। इधर रवि की स्कूल की फीस और साथ में घर के खर्च, ये सभी चीजें माँ को काफी ज्यादा परेशान कर देती हैं। और इन सभी परेशानियों को जो रवि होता है वह महसूस करता है। अब पहले तो वो अभय के साथ अच्छी तरह से खेला कूदा करता था, लेकिन जैसे उसकी तंग हालियत होती है तो उसके बाद वह उदास उदास सा रहने लगता है। इसके बाद जो अभय होता है वो उससे पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, तुम इस तरह से उदास क्यों रहा करते हो। तो यहाँ पर जो रवि होता है वो कहने लगता है कि यार कुछ नहीं, दरअसल पैसों की तंगी है और माँ बहुत ज्यादा परेशान रहा करती है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ और मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता, क्योंकि स्कूल से जाने के बाद मैंने कई जगह पर काम के लिए पूछा है, लेकिन यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये अपराध है और अपराध हम लोग नहीं कर सकते। तो अब मैं करूं तो क्या करूं, इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहता हूं। अब जो अभय होता है वह भी काफी छोटा होता है, लेकिन अगले दिन वह अपनी सारी पॉकेट मनी लाकर रवि को दे देता है और कहता है कि ये लो भाई, इन पैसों से कुछ ना कुछ काम चल जाएगा। दोनों दोस्तों में काफी गहरी दोस्ती थी और इसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को अपने गले से लगाते हैं और रवि और अभय दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये पैसे इतने नहीं थे जिन पैसों से उसके घर का खर्च भी चल सके और उसकी स्कूल की फीस भी बढ़ सके। और उधर जो उसकी माँ होती है वो अब तक थोड़ी सी बीमार भी रहने लगती है। अब रवि को लगने लगता है कि अब वो क्या करे और इसी बात से वो काफी ज्यादा परेशान होता है। अब धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 महीना बीतता है और 1 महीने बाद एक दिन जब रवि स्कूल नहीं आता है तो उसी दौरान उस स्कूल के अंदर जो अभय होता है वह आता है। लेकिन आज अभय के चेहरे पर काफी ज्यादा घबराहट है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। यहाँ पर जो अभय होता है वह क्लास में तो बैठ जाता है, लेकिन उसको पसीने आ रहे हैं और लोगों की तरफ अजीब तरीके से वो देख रहा है। बच्चे उसकी तरफ देखते तो हैं, लेकिन ज्यादा इस बात पर गौर नहीं देते हैं। और वहीं पर उसी क्लास के अंदर एक महिला होती है जिसका नाम होता है सुमन मैडम, जो कि इनको मैथ पढ़ाया करती है। और धीरे धीरे जब मैथ का पीरियड आता है तो वह सुमन मैडम जो होती हैं वो अभय की तरफ गौर देती हैं, क्योंकि अभय मैथ में काफी ज्यादा होशियार था। और जब वह अभय को देखती है किसी सवाल को ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद, तो उन्हें महसूस होता है कि बच्चा कुछ घबराया हुआ सा है। उसके बाद वो उससे कहने लगती है, बेटा मैथ की बुक निकालो। तो उसके बाद यहाँ पर जो अभय होता है वह अपने बैग को खंगालता तो है, लेकिन उसके अंदर मैथ की बुक नहीं होती है। इसके बाद जो सुमन मैडम होती हैं वो उसे देखकर समझ रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसी वजह से उसके पास आकर पहुंच जाती हैं। जैसे वो उसके पास पहुंचती हैं तो उसके बाद कहने लगती है, बेटा कोई बात है। तो यहाँ पर अभय कहता है, नहीं मैडम कोई बात नहीं है, वो दरअसल मेरी मैथ की बुक रह गई है। अब इस बात को सुनकर मैडम कहने लगती है कि फिर इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है। यहाँ पर मैडम समझती है कि शायद बुक की वजह से इतना घबरा रहा है, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैडम घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे बच्चे की बुक में से देख लूंगा और मैं घर से दोबारा से उसमें पढ़ लूंगा। ऐसा कहकर वह चुप तो हो जाता है, लेकिन घबराहट अब भी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैडम उसे देखकर उल्टा जाती है, लेकिन ब्लैक
एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दोबारा से जब उसके चेहरे पर घबराहट उसे दिखाई देती है तो उसके बाद मैडम समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस बच्चे को कोई ना कोई परेशानी तो है जिस वजह से ये इतना घबरा रहा है। यही सोचकर जो मैडम होती है दोबारा से उस बच्चे के पास आती है और उसे पूछने लगती है बेटा आखिर बात क्या है, तुम बात बताओ। तो यहाँ पर वह फिर से मना करता है, लेकिन वह बार बार अपने बैग की तरफ देख रहा था और उसी की तरफ देखकर ज्यादा घबरा रहा था। तो मैडम समझ जाती है कि कुछ ना कुछ बैग में है जिस वजह से इतना घबरा रहा है। उसके बाद जो मैडम होती है वो वहां से अभय के बैग को चेक करने स्टार्ट कर देती है, लेकिन जो अभय होता है वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मैडम उससे छीन लेती है और कहती है कि चुपचाप खड़े रहो वरना देख लेना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। इस बात को सुनकर जो अभय होता है खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं और साथ में पूरा शरीर पसीने से दरबदर होता है। इसके बाद जो मैडम होती है जब उसके बैग को चेक करने लगती है तो पहले तो उसे केवल किताबें मिलती हैं कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं मिलता है और उसके बाद वह उस बैग को उल्टा कर देती है। तभी बैग के अंदर एक छुपी हुई पॉकेट होती है जिसके अंदर से एक पैकेट निकलती है जिस पैकेट के अंदर कुछ व्हाइट पाउडर था। अब उसे देखते ही मैडम समझ गई थी कि किस वजह से बच्चा घबरा रहा है और ये पाउडर जो उसकी पॉकेट से निकला था ये एक तरह से नशीला पदार्थ था। उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है वो फौरन से प्रिंसिपल सर को बुलाने के लिए बोलती है और यहाँ पर जो अभय होता है उससे पूछने लगती है कि बेटा ये क्या है और तुम इसे कहां से लेकर आए हो। उसके बाद जो अभय होता है पहले तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब वहां पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और प्रिंसिपल सर भी उससे पूछने लगते हैं तो यहाँ पर जो अभय होता है वह बहुत ही ज्यादा डरते हुए उन्हें बता देता है कि सर ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे दोस्त रवि का है। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो कहने लगते हैं कि रवि कहाँ है, रवि को बुलाया जाए, लेकिन रवि आज स्कूल नहीं आया था। और उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है वह अभय से पूछने लगती है बेटा आखिर बात क्या है और रवि का ये सामान तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि मैडम ये मेरा बैग नहीं है, ये मेरे दोस्त रवि का ही है। दरअसल आज रवि मुझसे मिला था और बड़ा ही घबराया हुआ था। उसने कहा था कि इस पैकेट को तुम्हारे बैग से अपने आप कोई ना कोई ले जाएगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस इसे वहां पर ले जाकर रख देना। अब मैं इन सभी बातों से घबरा गया था क्योंकि मुझे पता था कि वो पैसों की कमी के लिए कोई ना कोई गलत काम कर रहा है। मैं उससे मना करने लगता हूं, लेकिन वो मुझसे कहता है कि यार मैं खुद ही कर लेता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और मेरी जान को खतरा है, तो इसी वजह से मैं आज नहीं आ सकता और तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अभय होता है उस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद जब प्रिंसिपल साहब ये सब कुछ देखते हैं तो उसके बाद वह सीधा पुलिस को फोन कर देते हैं क्योंकि मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया था। उस लड़के की जान को खतरा था और यहाँ पर ये जो कुछ भी चल रहा था ये बहुत ही ज्यादा इनलीगल था। इसके बाद पुलिस वहां पर आती है और पुलिस आकर जब पूरे मामले को समझती है तो उसके बाद उन्हें मामला समझ में आ जाता है कि दरअसल कोई व्यक्ति इनसे तस्करी करवाया करता है और छोटे बच्चों पर कोई शक भी नहीं किया करता। इस तरह के गिरोह दिल्ली के अंदर काफी सारे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो रवि का एड्रेस लेते हैं और सीधा रवि के पास पहुंच जाते हैं। रवि को वो अपने साथ लेते हैं और पूछने लगते हैं बेटा किस किस तरह से तुम ये किया करते हो। अब पहले तो वो मना करता है, कहता है कि नहीं सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया करता, लेकिन पुलिस वाले उसे प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा देखो तुम्हारी जान को जिन लोगों से भी खतरा है हम उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल देंगे और तुम आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हो। अब यहाँ पर जो रवि होता है वह अपनी माँ के बारे में सोचता है और सोचने लगता है कि अगर इस काम से मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरी माँ का क्या होगा, और उसके बाद वह उन्हें सच्चाई बताने लगता है। कहता है कि सर दरअसल मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मैंने इधर उधर काम के लिए भी पूछा, लेकिन मुझे कोई भी काम कहीं पर भी नहीं मिला। अब तभी यहाँ पर एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि पार्क में मुझे मिला था और उसने मुझे इस काम के बारे में बताया। मुझे कुछ पैकेट अपने बैग में रखने होते थे और उन पैकेटों को लेकर मैं एक जगह पर बैग रख देता था और उसके बाद कोई व्यक्ति आकर अपने आप उन्हें वहां से उठा ले जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे और जब यह बात मैंने उस व्यक्ति को बताई जो मुझे पैकेट देता है तो उसने कहा कि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना। अब मेरी माँ का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में मैं सोचने लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो माँ का ख्याल कौन रखेगा, और इसी वजह से मैंने अपने पैकेट अपने दोस्त अभय को दे दिए और उससे कहा कि तुम उन्हें वहां पर पहुंचा देना क्योंकि माँ की दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे और घर के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा कहते हुए जो रवि होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है और पुलिस को पूरा मामला समझ में आ जाता है, लेकिन अभी उन्हें पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे चुपचाप बैठने के लिए कहते हैं और अभय से उस बैग को उस जगह पर रखने के लिए कहते हैं जहां पर रखने के लिए रवि ने बोला था। अभय डरा सहमा सा वहां पर जाता है और पुलिस वाले सिविल ड्रेस
ड्रेस में छुपके उसका पीछा करते हैं। जैसे ही अभय जाकर उस बैग को वहां पर रखता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उस बैग को लेने के लिए आता है और जैसे ही पुलिस वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति को बैग के पास जाता हुआ देखते हैं तो एकदम से चारों तरफ से घेर कर उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो जाता है और उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है जो कि रवि का पीछा कर रहे थे। वो भी एक तरह से ड्रग एडिक्ट थे और उन्हें भी ड्रग चाहिए था। इसी वजह से वो लोग उसका पीछा कर रहे थे ताकि उन्हें फ्री में ड्रग मिल सके और इसके लिए रवि की जान को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता था। पुलिस वालों ने उस पूरे गिरोह को पकड़ लिया था और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की थी। रवि और उसके दोस्त अभय को यह कहकर छोड़ दिया था कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना और यह बहुत ही गलत बात होती है। बात भी सही थी, वो बच्चे थे और बच्चों का इसमें कोई भी दोस्त नहीं था, उनको तो फंसाया गया था। दरअसल रवि ने कई बार अपनी मैडम से भी कहा था कि मैडम मुझे पैसे कमाने हैं और मैं पैसे कैसे कमा सकूं। तो यहाँ पर जो सुमन मैडम होती है उसने पुलिस वालों को इस बात की गवाही दी थी कि यह बच्चा इनोसेंट है और इसने जो कुछ भी किया है वो मजबूर होकर किया है। यहाँ पर यह बात जैसे रवि की माँ को पता चलती है तो वह भी इस बात को सुनकर भावुक हो जाती है और अपने बच्चे को गले लगाकर कहती है कि बेटा मेरे लाल, आज के बाद तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि अगर तो ऐसा करते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके बाद जो रवि होता है वह इन सभी चीजों से छुटकारा पा जाता है और यहाँ पर फिलहाल वह अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा है। जो पुलिस वाले होते हैं वह भी उसकी मदद करते हैं और साथ में जो सुमन मैडम होती है वह भी रवि की मदद करती है, वो उसकी पढ़ाई लिखाई को करने के लिए और उसके घर को आगे चलाने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रवि होता है वह बड़ा हो जाता है और साथ में जो अभय होता है वह भी बड़ा हो गया था। और अभय और रवि दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं अब तक भी, जब वो बड़े हो गए हैं तब तक भी, क्योंकि यहाँ पर जब अभय के ऊपर बात आई थी तो रवि ने पुलिस वालों से कह दिया था कि साहब इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, अगर आपको कोई भी सजा देनी है तो आप मुझे दे सकते हो। और उसके बाद से यहाँ पर जो अभय के माता पिता होते हैं वह भी उससे कह देते हैं कि बेटा ऐसा दोस्त ढूंढने से नहीं मिल सकता जो तुम्हारे ऊपर आई हुई आफत को भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। भले ही तुम उसके कहने से ये काम करवा रहे थे, लेकिन आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिला करते। वो तो देखते हैं कि अगर दूसरा फंस रहा है तो चुपचाप वहां से निकल जाया करते हैं। तो इसी वजह से इस दोस्त को कभी भी मत छोड़ना। और इसी तरह से जो अभय होता है वह करता है, अपने दोस्त का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और बड़ा होने के बाद वह अपने दोस्त रवि के लिए एक बिजनेस खुलवाता है, उससे ये कहकर कि मैं और तुम दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरह से पैसा कमाएंगे। रवि भी उस बिजनेस पर काम करने लगता है और यहाँ पर अभय उस बिजनेस में सारे पैसे लगाता है। धीरे धीरे वह बिजनेस अच्छी तरह से चलता है और जब बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है तो उसके बाद जो अभय होता है वो कह देता है कि भाई अब तू ऐसा कर, बिजनेस को तू संभाल और जब तेरे पास पैसे हो जाएं तो पैसों को मुझे दे देना। रवि कहने लगता है कि यार अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? तो अभय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये बिजनेस मैंने तुम्हारे लिए चलवाया था और ये तो केवल बहाना था जिससे तू काम को कर सके और तुझे ये ना लग सके कि मैं अपने पैसों से तुम्हें काम करवा रहा हूं और मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं। अब तुमने अपनी मेहनत से इसे कर दिया है और जितने पैसे मेरे लगे थे उन पैसों को लौटा देना और आराम से इस बिजनेस को करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो एकदम से अभय को अपने गले से लगा लेता है और आज तक भी उन दोनों की दोस्ती इसी तरह से चल रही है। इसके बाद रवि की जो माँ होती है वह अपने बेटे की धूमधाम और रीति रिवाज के साथ शादी कराती है और शादी में अभय और उसका पूरा परिवार भी वहां पर पहुंचता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।